हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संजीवनी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएचईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जबकि कनाडा, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित है। ब्रिटेन की संसद को अन्य सभी देशों की संसदों की जननी कहा जाता है तथा ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली की भी जननी है। ब्रिटेन में समय समय पर बनाए गए अधिनियमों को संविधान के आधार के रूप में मान्यता दी जाती है। कभी कभी वहाँ लंबे समय से प्रचलित परंपराओं को भी अधिनियमों का रूप दे दिया जाता है। संसद वहाँ पर विधि का अंतिम स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? ए नाटो, बी सेंटो, सी सीटो, डी अमेरिकी राज्यों का संगठन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी राज्यों का संगठन। नाटो की स्थापना शीत युद्ध के दौरान 1949 में हुई थी। सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी, जबकि सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी। अमेरिकी राज्यों का संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, जो विश्व में अपने प्रकार का पहला संगठन है। जबकि नाटो, सीटो, सेंटो ये शीत युद्ध के दौरान बना सैन्य संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। सही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक है? क्योंकि इसमें केवल एक आदर्शवादी विचारक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स शॉर्टवेल आदर्शवादी विचारक हैं। जबकि हर्बर्ट बटरफील्ड, ई.एच. कार, रिनहोल्ड नीबूर ये तीनों आदर्शवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है? ए संधि वार्ता, बी राष्ट्रीय हित, सी युद्ध, डी संघर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संधि वार्ता। संधि वार्ता या समझौता सौदेबाजी सिद्धांत का प्रमुख आधार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह सिद्धांत राष्ट्रों के बीच संधि करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अन्य विचारक हैं जे.एफ. नैश तथा रोजर फिशर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक है? ए डी गॉल, बी कॉनराड एडेन्योर, सी जीन मोनेट, डी रॉबर्ट शूमैन। इसका आंसर भी डाउटेबल था, इसलिए आयोग ने इसे भी डिलीट किया था, इस क्वेश्चन को भी। इसका सही आंसर है, इसमें केवल डी गॉल एकता आंदोलन यूरोपीय एकता आंदोलन के जनक नहीं है, बाकी कॉनराड एडेन्योर, जीन मोनेट और रॉबर्ट शूमैन ये तीनों ही यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ शांति
मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ए 1969, बी 1970, सी 1971, डी 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1971। इसी समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। दूसरा, नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है। तीसरा, मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। इसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला और तीसरा कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है। मार्क्सवाद खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना नहीं करता है। ध्यातव्य है कि मार्क्सवाद वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो व वर्साय संधि के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई? ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ये वर्साय की संधि थी, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को शीश महल, वर्साय के शीश महल में की गई थी। इसका नाटो से कोई भी संबंध नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? ए लासवेल, बी मैक्स वेबर, सी हार्टमान, डी रॉबर्ट डहल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट डहल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, बी डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन 1802, सी एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिस 1791, डी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स 1811। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये ब्लैक स्टोन द्वारा लिखी गई रचना है, जिसकी रचना 1776 में की गई थी। बेंथम की रचना द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट की आलोचना के रूप में लिखी गई थी। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके। ये एक उपयोगितावादी विचारक हैं, जिसका सूत्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शांति शोध हिंसा और संघर्ष के बीच संबंध स्थापित करना चाहती है। शांति शोध की यह मान्यता है कि संघर्ष को मानवीय समाज से समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, शांति शोध संघर्ष की अपरिहार्यता में विश्वास करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं? तो आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं। आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसका सही आंसर
ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। ये दोनों ऑप्शन गलत है। ये दोनों कथन, जबकि ये कथन सही है। जैसा कि इस कथन को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि शांति सोच संघर्ष की अपरिहार्यता, क्या जो शांति चाहेगा वो संघर्ष को आवश्यक, अपरिहार का मतलब क्या अपरिहार्य मानेगा, तो ये कथन गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है ए भारत चीन सीमा विवाद से, बी श्रीलंका की तमिल समस्या से, सी भारत और श्रीलंका के आपसी मतभेद से, डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कोलंबो समझौता 1962 का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमा विवाद का मुद्दा सामने आया। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1962 में 6 एफ्रो एशियाई देशों इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, श्रीलंका द्वारा कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से दोनों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया, जिसे बाद में कोलंबो समझौता 1962 कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए मार्गेंथाउ, बी रूजवेल्ट, सी जॉर्ज सोल्टज, डी हेनरी किसिंजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मार्गेंथाउ। डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक मार्गेंथाउ की है। इसके अतिरिक्त इनकी एक अन्य पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन भी है। डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में इन्होंने यथार्थवादी विचारधारा का समर्थन किया है। मार्गेंथाउ ने अपनी इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? ए सभा, बी परिषद, सी सचिवालय एवं कार्य समूह, डी पहरुआ समितियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सभा। सभा सीटों का अंग नहीं है। सीटों 1955 में बना था, जैसा कि अभी पीछे बताया गया है। ये 1955 में शीत युद्ध के दौरान गठित एक सैन्य संगठन है। सीटों ये 54 होगा। नाटो का एशियाई संस्करण है, जिसका निर्माण शीत युद्ध के दौरान हुआ। इसका मूल उद्देश्य डोमिनो सिद्धांत को प्रभावी रूप में लागू करना था। इसके संस्थापकों में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड, फिलीपींस एवं पाकिस्तान थे। 1955 में सेंटो की स्थापना हुई थी, जबकि सीटों की स्थापना 1954 में, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ये तीनों संगठन शीत युद्ध के दौरान बने सैन्य संगठन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति, बी कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है, सी कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, डी कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल तैयार कर लिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कूटनीति के संबंध में ऑप्शन सी सही नहीं है, जबकि ये तीनों कथन कूटनीति के संबंध में सही है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति होगी। असहमति होगी तो कूटनीति कभी प्रासंगिक होगी ही नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में कब हुआ था? ए 2009 में, बी 2010 में, सी 2011 में, डी 2012 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2010 में। ब्रिक्स नामक संगठन की स्थापना 2009 में की गई थी। 2009 में
ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक नाम से की गई थी, जिसमें बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना। जबकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, जिससे इसमें एस जुड़ गया, जिससे इसका नाम ब्रिक्स हो गया और ये 2010 में ब्रिक्स का 5वां सदस्य बना। इस संगठन की स्थापना का विचार गोल्डमैन सैच नामक आर्थिक संगठन के प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में अपने लेख बिल्डिंग बेटर वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रिक्स में प्रस्तुत किया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में, फर्स्ट सेकेंड 2010 में आयोजित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ए हर्बर्ट साइमन, बी टै, सी मिलेट, डी ड्रॉर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण सिद्धांत डिसीजन मेकिंग थ्योरी की व्याख्या की है। इनकी एक पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तथा इन्होंने प्रशासन के सिद्धांत को कहावत यानी कि प्रोवर्ब्स कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए एम.पी. फॉलेट, बी लिविंगस्टोन, सी मार्क ट्वेन, डी बैटमैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम.पी. फॉलेट ने। इनकी एक अन्य पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इन्होंने परंपरागत उपगम तथा व्यवहारवादी मानव उपगम के मध्य सेतु का काम किया है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? ए एकल छोर, बी गप्पे मारना, सी संभावना, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। एकल छोर, संभावना और गप्पे मारना अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। इसे ग्रेप वाइन संचार भी कहते हैं, जैसा कि अंगूर लता लिखा हुआ है। इसको अंगूर लता इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अंगूर की लताएं होती हैं वो सभी दिशाओं में फैली होती हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार अनौपचारिक संचार भी सभी दिशाओं में बहुत तीव्र गति से फैल जाता है। ग्रेप वाइन संचार कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार का एक तरीका है। इसकी कोई परिभाषित संरचना या एजेंडा नहीं होता है। इसे किसी संगठन के लोगों द्वारा र्यूमर, गॉसिप, झूठे बयानों और आधे अधूरे सच के रूप में चलाया जाता है। ग्रेप वाइन यह दर्शाता है कि संचार की इस पद्धति में दी गई जानकारी बहुत तेजी से और बिना किसी सीमा के फैलती है। यह किसी भी संगठन के संचार चैनलों का एक अभिन्न अंग है और कंपनी के लिए हानिकारक के साथ साथ फायदेमंद भी होती है। जो कलीग्स होते हैं इनके बीच जो गॉसिप होती है या जो र्यूमर इनके बीच फैलाया जाता है, ये सब अनौपचारिक संचार या अंगूर लता के उदाहरण होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए टेलर, बी गिलब्रेथ दंपत्ति, सी मैकफार्लैंड, डी थर्बलिग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेलर। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का जनक माना जाता है। टेलर ने अपवाद के सिद्धांत के अंतर्गत सुझाव दिया है कि जिन वस्तुओं का निर्माण फैक्ट्री में गुणवत्ता के अनुरूप हो रहा है, प्रबंधकों को उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए जिनका निर्माण फैक्ट्री में कसौटी के स्तर पर खरा नहीं उतर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु फैक्ट्री के मानकों के अनुरूप नहीं है, उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान देना ही टेलर के अपवाद का सिद्धांत है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए स्टालिनवाद, बी लेनिनवाद, सी स्तेखानोवाद, डी माओवाद। तो जैसा कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है, ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पर टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का पुराना नाम पूछा गया है। यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध नाम न देकर वैज्ञानिक प्रबंध का पुराना नाम दिया गया है, इसलिए आप लोग इसका आंसर टिक करिए। इतना हिंट भी मैंने दे दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्तेखानोवाद। F.W. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन पूर्व सोवियत संघ में स्तेखानोवाइट के नाम से जाना जाता है, जो यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं, जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। दूसरा, शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। तीसरा, शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें केवल एक कथन सही है कि शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं, जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को। इसका मतलब है कि भारत हमेशा द्विपक्षीय बातचीत को समर्थन देता होगा, जबकि पाकिस्तान बहुपक्षीय बातचीत चाहता होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? ए, मधुलिमय, बी, विनोबा भावे, सी, जयप्रकाश नारायण, डी, मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों को सही रूप से बताता है? ए, स्लोवाकिया, मैसेडोनिया और आर्मीनिया, बी, आर्मीनिया, क्रोएशिया और सर्बिया, सी, सर्बिया, मैसेडोनिया और अजरबैजान, डी, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। इन राज्यों के समूहों का क्रम भी यही है जिस क्रम में ये लिखा हुआ है, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए, सूचना का अधिकार, बी, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, सी, संकट प्रबंधन, डी, शासन में नैतिकता। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा जा चुका था। अगर जिसने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इसे डिटेल से बताया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शासन में नैतिकता। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, सेकेंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, का गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। यह एक 6 सदस्यीय आयोग था। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप देने के लिए आयोग ने कुल 15 रिपोर्ट जमा की थी। आयोग के चौथे रिपोर्ट का टाइटल था शासन में नैतिकता। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन ए 12वें शिखर सम्मेलन 2004 इस्लामाबाद में, बी 13वें शिखर सम्मेलन 2005 ढाका में, सी 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में, डी 11वें शिखर सम्मेलन 2002 काठमांडू में। जैसा कि इसका आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। ये 14वां शिखर सम्मेलन था। यह सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन था और ये 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इससे कई क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। एक तो अफ़गानिस्तान 8वां सदस्य था, दूसरा यह 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में इसका सदस्य बना तथा यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ये क्वेश्चन DSSB के PGT में भी पूछा गया था, तो इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, 7 दूनी 14। तो 2007 में और 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बना लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ए राष्ट्रपति का अभिभाषण, बी संसदीय प्रश्न, सी किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, डी बजट पर चर्चा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है, जबकि संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पर चर्चा ये संसदीय नियंत्रण की विधि है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करता। इसके अतिरिक्त बजट पर बहस, संसद में प्रश्न पूछना, किसी विषय पर चर्चा करना, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि तरीकों के माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है। ऐसी व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था में होती है, जिसमें सरकार, संसद यानी कि संसद की सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि दोनों सदन के प्रति, क्योंकि संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है और सरकार लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? A.H. हैंसन, B. W.A. रॉबसन, C. A.D. गोरवाला, D. डिमॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, W.A. रॉबसन। लोक निगमों की आधुनिक रूप में शुरुआत अमेरिका में हुई, यानी कि आधुनिक रूप में लोक निगमों का उद्गम USA में हुआ है। अमेरिका में इन्हें कांग्रेस अमेरिका की पार्लियामेंट है। इसे कांग्रेस की भुजाएं तथा शीर्ष विहीन सरकार कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? ए प्रशिक्षण, बी सुधार, सी प्रौद्योगिकी, डी लोचशीलता। ये बहुत ही ऑब्वियस प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोचशीलता, जबकि प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाक तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए देहरादून, बी कानपुर, सी शिमला, डी सहारनपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डाक एवं तार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? ए राज्य, बी समाज, सी सामाजिक चेतना, डी विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी समाज। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत समाज है। टी.एच. ग्रीन प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं जिसने राज्य के आदर्श स्वरूप को स्वीकार किया है। टी.एच. ग्रीन को उदारवादी आदर्शवाद का जनक माना जाता है। हीगल ग्रीन से प्रभावित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए, यह एक सार्वभौमिक वर्ग है। बी, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है। सी, यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है। हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हीगल के अनुसार नौकरशाही के संबंध में ऑप्शन डी गलत है, जबकि ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब है हीगल मानते हैं कि नौकरशाही एक सार्वभौमिक वर्ग है तथा यह जनसेवा से संबंधित है और यह वर्ग ईमानदारी से अपना काम करता है। यानी कि इन्होंने नौकरशाही को पॉजिटिव माना है क्योंकि ये आदर्शवाद के समर्थक हैं। आदर्शवाद सदैव राज्य के अधिक सत्ता प्रयोग पर विश्वास रखता है, तो जब राजा या राज्य ज़्यादा सत्ता का प्रयोग करेगा तो वो नौकरशाही के माध्यम से ही अपने शासन को संचालित करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह की रचना की है? ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसका आंसर भी डाउटफुल है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके संसर्ग ने एम.एन. रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? ए, माइकल बारोडीन। बी, लेनिन। सी, एल. फिंस्टन। डी, इयान ब्राउनलीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकल बारोडीन। एम.एन. रॉय जो हैं भारत में मार्क्सवाद के विचार को लाने का श्रेय दिया जाता है एम.एन. रॉय को। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ए, डायसी। बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सी, सरदार पटेल। डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? ए, सेबाइन। बी, सी.एल. वेपर। सी, लॉर्ड लोथियन। डी, डेनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी.एल. वेपर। विरक्त प्रजातांत्रिक का मतलब प्रजातंत्र का समर्थन तो करते हैं लेकिन बहुत नहीं। इसका कारण है इनके दो विचार, क्योंकि इन्होंने पहला समर्थन किया है बहुल मतदान का। दूसरा कारण है इन्होंने वयस्क मताधिकार का विरोध किया है। इनके अनुसार वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए। इन्होंने विरोध किया है। बहुल मतदान का मतलब है कि एक व्यक्ति को कई मत का अधिकार होना। जैसे इनके अनुसार एक व्यक्ति को अधिकतम 5 मत का अधिकार हो सकता है और ये मतदान की संख्या उनकी कुछ योग्यताओं पर निर्भर करेगी। जैसे यह शिक्षितों तथा धनवानों को अधिक मतदान का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वोटों को गिना नहीं जाता बल्कि तोला जाना चाहिए। यह स्वतंत्रता का मुख्य समर्थक हैं और इनकी प्रमुख पुस्तक है ऑन लिबर्टी। और ये मानते हैं कि सबको, सारे वयस्क को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। इसके बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।